तो बच्चा जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है बेटा ट्रांसजेनिक एनिमल। सबसे फर्स्ट चीज आता है ट्रांसजेनिक एनिमल किसे कहते हैं, कि ट्रांसजेनिक एनिमल है क्या। तो एक मैं हिंदी में अगर सिंपली बताऊं तो वो एनिमल्स जिनके जीन्स में मॉडिफिकेशन कर दिया गया है ना, जिनके जीन्स में जीन्स नए जीन्स ट्रांसफर कर दिए गए हैं, तो उसको कहा जाता है ट्रांसजेनिक एनिमल। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि द एनिमल्स दैट हैव हैड देयर जीन्स, है ना, या हैव द एनिमल्स व्हिच हैव देयर डीएनए, जो डीएनए है उसको मैनिपुलेट कर दिया गया। मैनिपुलेट का मतलब होता है चेंज कर देना। जीन्स या डीएनए हैज बीन मैनिपुलेटेड, ठीक है, किसके लिए बेटा, फॉर एक्स्ट्रा और फॉर द फॉरेन जीन। यानी इफ, और सिंपलेस्ट लैंग्वेज में बोलूं कि इफ एनी ऑफ द फॉरेन जीन इज इंट्रोड्यूस्ड इन द एनिमल, देन द एनिमल इज सेड टू बी ट्रांसजेनिक एनिमल। तो उस कंडीशन में एनिमल को क्या कहा जाएगा बेटा, ट्रांसजेनिक एनिमल कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने उसमें कोई फॉरेन डीएनए ऐड करा है, मैनिपुलेट किया है। तो ट्रांसजेनिक एनिमल के अंदर अगर हम लोग एग्जांपल ले, जैसे अभी अपन ने इसी चैप्टर में पढ़ा था बेटा, बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, ये सब क्या थे, दीज आर द ट्रांसजेनिक प्लांट, जिनको हम कहते थे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, जीएमसी। उसी तरह से एनिमल्स में अगर कोई एलियन जीन, एलियन मतलब डिजायर्ड जीन अगर इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है तो फिर एनिमल क्या कहलाएगा बेटा, ट्रांसजेनिक एनिमल। अब ट्रांसजेनिक एनिमल में कौन कौन सा हो सकते हैं बेटा, ट्रांसजेनिक एनिमल में रैट भी हो सकता है, कैट भी हो सकता है, पिग भी है, मंकीज है, गोट, काउ, these all animals are now transgenic, मतलब डेवलप कर लिए गए। ये नहीं कि हमारे सराउंडिंग में जितने भी एनिमल्स हैं और मैम ने जिनके भी नाम लिखे हैं वो सारे ट्रांसजेनिक है, नहीं बेटा। ट्रांसजेनिक एनिमल्स को यूजुअली नेचर में एज इट इज फ्री नहीं छोड़ते। तो सबसे पहली चीज आती है बेटा कि जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स डेवलप किए जाते हैं वो रैबिट भी हो सकते हैं, पिग भी हो सकते हैं, इंसेक्ट माइस भी हो सकता है, इसके अलावा मंकी, काउ, गोट, दीज ऑल आर द ट्रांसजेनिक एनिमल। अब सिंपली हम ये कहते हैं कि जितने भी ट्रांसजेनिक एनिमल डेवलप किए गए हैं अभी तक, उन ट्रांसजेनिक एनिमल में 95% एनिमल केवल माइस ही डेवलप कर। इसका क्या मीनिंग हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक जब भी कोई एलियन डीएनए को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है किसी भी चीज की स्टडी करने के लिए, तो वो जीन मोस्टली माइस में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, ठीक है। उसके पीछे रीजन है, क्या रीजन है बेटा, कि एक तो माइस छोटी सी है, उसको ग्रो करना बहुत इजी है, यानी कि उसको पालना बहुत इजी है कम स्पेस में। अब आप सोचो कि अगर आपको गोट, काउ या पिग, मंकी, कैट, ये सारी चीजें अगर ग्रो करनी है तो यू नीड अ बिग एरिया। माइस को ग्रो करना है तो एक सिंगल रूम में भी आप उसके पूरा एरिया बना सकते हो जिसमें उसकी ग्रोथ होती है। सेकेंड थिंग होता है उसका कि इसकी लाइफ स्पैन बहुत शॉर्ट होती है। तो लाइफ स्पैन शॉर्ट होती है तो जैसे ही बर्थ होता है उसके विद इन 3 to 4 मंथ्स के अंदर वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो जाती है। तो हमने यही कहा था कि जब कोई रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होता है तो उसके अंदर क्या क्या जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन होते हैं वो इजीली हम लोग स्टडी कर सकते हैं, कि हम एक साल में एक माइस की कम से कम 2-3 जनरेशन की स्टडी कर सकते हैं। और जब हम 2-3 जनरेशन की, क्योंकि अगर आप सपोज मान के चलो कि आपको काव का करना है, तो काव का जो बेबी हुआ अगर वो ट्रांसजेनिक है, उसमें हमने जीन इंट्रोड्यूस करवाया है, तो वो कम से कम 2-2.5 साल का होएगा तब वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होगा। और फिर उसमें पूरे 10 मंथ्स लगेंगे उसकी प्रेगनेंसी में, फिर वो बच्चा होगा, तो यानी एक लॉन्ग पीरियड हो जाता है। हमें जल्दी रिजल्ट चाहिए तो हम लोग माइस लेते हैं। जैसे जेनेटिक के एक्सपेरिमेंट के लिए अगर आप लोगों को याद हो, मॉर्गन ने ड्रोसोफिला क्यों लिया था,
हमने 4 रीजन बताए थे ना कि व्हाट आर द 4 रीजन फॉर टेकिंग द ड्रोसोफिला एज अ एक्सपेरिमेंटल एनिमल। तो उसमें क्या था बेटा कि सबसे पहला था ड्रोसोफिला लैब में ग्रो कर सकते हैं। हाँ, कल्चर्ड इजीली इन द लैब। इसको भी बेटा माइस को भी आप इजीली लैब में ग्रो कर सकते हो। सेकंड उसमें ये था कि उसकी लाइफ स्पेन शॉर्ट होती है, ठीक है। तो विद इन 15 डेज में आप मतलब मंथ में आपको उसकी 2 जनरेशन मिल जाती है, ईयर में आपको उसकी 24 जनरेशन। इनकी भी लाइफ स्पेन कम है तो ईयर में हमको 3-4 जनरेशन इनकी मिल जाती है। तीसरी चीज थी कि वो जो ड्रोसोफिला दे ले एग्स, थाउजेंड्स ऑफ एग्स ले करती है। इसमें भी माइस में भी एक माइस जो होती है वो 4-5-6 बच्चे एक बार में 5 to 6 लीटर देती है। तो पॉपुलेशन मतलब आपको जो देखना है कि भाई जीन इंट्रोड्यूस हुआ है तो उसका क्या इफेक्ट हो रहा है, सिबलिंग्स पर क्या इफेक्ट हो रहा है, या वो जीन आगे कौन कौन सी जनरेशन में किस किस ऑर्गेनिज्म के पास गया है, ऑफस्प्रिंग के पास गया है कि नहीं। तो वो सारी स्टडी इजी हो जाती है। इसलिए 95% ऑफ द ट्रांसजेनिक एनिमल्स, यानी जितने भी ट्रांसजेनिक एनिमल्स बने हैं उनमें से मेजॉरिटी ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल क्या बने हैं बेटा, माइस, ठीक है। यानी अलग अलग जीन इंट्रोड्यूस करवाया गया है। तो ये तो होगा बेटा ट्रांसजेनिक एनिमल्स का। लेकिन बात ये आती है कि ट्रांसजेनिक एनिमल बनाने की जरूरत ही क्या आप पड़ी, जब ऑलरेडी कैट है, रेट है, माइस है, काव है, गोट है। तो why we require transgenic animal? Why we have to manipulate the DNA of these animal? हमें इन एनिमल्स के डीएनए को चेंज करने की क्या जरूरत आ पड़ी। तो वो हम पढ़ेंगे बेटा कि क्या रीजन है हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स डेवलप करते हैं। तो उसमें सबसे फर्स्ट जो हम रीजन लेते हैं, सबसे फर्स्ट जो रीजन लेते हैं वो रीजन लेते हैं बेटा नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड द डेवलपमेंट। नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट कहने का मतलब ये है कि हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल को स्पेसिफिकली डिजाइन करते हैं, उनको इस तरह से डिजाइन करते हैं बेटा जिससे कि किसी जीन को किस तरह से रेगुलेट कर सके, है ना, और उस जीन का इफेक्ट क्या आ रहा है उसकी स्टडी करने के लिए। तो जैसे सपोज अपन लोग एक सिंपल एग्जांपल ले, जैसे नावाडेज जो वर्क चल रहा है वो किस पर वर्क चल रहा है। पहले देखो मैं बताती हूँ बायोटेक्नोलॉजी में किस पे वर्क चला कि भाई ह्यूमन इंसुलिन को बैक्टीरिया में कैसे प्रोड्यूस किया, उस पे करा। तो वो एली लिली कंपनी ने 2 पॉलीपेप्टाइड चेन के लिए जीन्स बनाए, है ना, वो जीन्स को अलग अलग इकोलाई में इंट्रोड्यूस करवाया और फिर वो इकोलाई एक ग्रुप ए पॉलीपेप्टाइड बनाता था, बी ग्रुप बी पॉलीपेप्टाइड बनाता था, फिर उनको एक्सट्रैक्ट कर लेते थे और बाद में उनको डाइसल्फाइड बॉन्ड से अटैच कर दिया जाता था। अब क्या चल रहा है, अब ये चल रहा है कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग इंसुलिन इंजेक्शन, क्या हम एबल है कि इंसुलिन जीन को ही हम इंट्रोड्यूस करवा दें। तो इसके लिए जैसे तो ट्रांसजेनिक एनिमल किस लिए बनाए जाते हैं कि अगर सपोज उसमें उन्होंने इंसुलिन जीन इंट्रोड्यूस करवाया माइस में, तो इस इंसुलिन जीन का माइस की बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या वो उसको रेगुलेट। देखो बेटा इंसुलिन जीन इंट्रोड्यूस करवाना बहुत इजी है लेकिन उसका रेगुलेशन करना बहुत डिफिकल्ट है। आप लोगों को बताती हूँ बच्चा, एक चीज दिमाग में रखना, मेरी बॉडी आपकी सबकी बॉडी में इंसुलिन जीन इंसुलिन हार्मोन रिलीज होता है। कब रिलीज होता है बेटा, जैसे सपोज मैं अब नाश्ता करूंगी, नाश्ता करते ही जैसे ही विद इन 1 आवर वो मेरा जो मैंने ब्रेकफास्ट लिया है, मैं यूजुअली पराठे लेती हूँ या पोहे लेती हूँ यानी कि कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट, तो वो जैसे ही मेरे ब्लड में एब्जॉर्ब होगा इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, तो मेरे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल एकदम से राइज होगा। इट में रीचेस टू द 280 300। फिर कोई बच्चे के दिमाग में तो चल रहा होगा जिसके घर में किसी को डायबिटीज होगी
कि मैडम 280 और 300 पे तो डायबिटिक होते हैं, तो क्या आप डायबिटिक हो? मैंने आपको बोला विद इन 1 आवर, 1 घंटे के अंदर अंदर। कोई कितना भी हेल्दी है, अगर 1 घंटा खाना खाने के 1 घंटे के बाद वो ब्लड टेस्ट करवाएगा तो उसके ब्लड में शुगर का लेवल इतना ही आएगा। लेकिन जैसे ही ब्लड में शुगर का लेवल इंक्रीज होता है, इमीडिएटली उसकी इंफॉर्मेशन पेनक्रियास की अल्फा सेल्स बीटा सेल्स को पता चल जाती है, जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है, एंड दे स्टार्ट सिक्रीटिंग इंसुलिन। वो इंसुलिन सिक्रीट कर देते हैं। इंसुलिन क्या करता है, जो मेरे ब्लड में ग्लूकोज की लेवल हाई गई थी, उसको ग्लूकोज को वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है और लीवर में स्टोर कर देता है, और फिर वापस से मेरे अंदर ग्लूकोज का लेवल डाउन आ जाएगा 120 के करीब। जैसे ही 120 के करीब आ गया बेटा, अब इंसुलिन का प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, और जो इंसुलिन मेरे अंदर बनी थी वो डिकम्पोज हो जाएगी, यानी कि वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगी। क्योंकि अगर वो इंसुलिन लगातार बनती रहती तो क्या होता बेटा, वो 120 से और भी नीचे चला जाता, क्योंकि इंसुलिन को ये थोड़ी है कि अच्छा ठीक है मैं तुम्हारे को इतना छोड़ देती हूँ। वो 120 से नीचे चला जाता, 80 आ जाता, 60 आ जाता, 40 आ जाता। बेटा 60 से नीचे आते ही अगर 40 30 पे आ जाता है तो द पर्सन गोज इन कॉमा, पर्सन सीधा कॉमा में चला जाता है। तो हमारे अंदर इंसुलिन एक रेगुलेटेड अमाउंट में रिलीज होती, जब जरूरत हुई, जैसे उसकी रिक्वायरमेंट खत्म, उसका सिक्रीशन स्टॉप, और जो बॉडी में है वो भी डिसइंटीग्रेट। अब यहाँ पे ट्रांसजेनिक एनिमल, हम कहें कि ठीक है इंसुलिन का जीन इंट्रोड्यूस करवा दो भाई, नहीं, ये स्टडी की जाती है कि अगर ये इंसुलिन का जीन इंट्रोड्यूस करवा दिया तो क्या वो जीन रेगुलेट हो पा रहा है कि कब वो इंसुलिन रिलीज करेगा और कब वो इंसुलिन रिलीज नहीं करेगा। तो वो उस जीन का रेगुलेशन देखने के लिए इन ट्रांसजेनिक एनिमल्स के ऊपर स्टडी की जाती है कि इन ट्रांसजेनिक एनिमल में पहले वो जीन इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, फिर उस एनिमल की स्टडी की जाती है कि क्या वो उसकी बॉडी में ये जीन रेगुलेट हो रहा है या नहीं। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ ग्रोथ फैक्टर का। तो यूजुअली जो रैट है उसमें ग्रोथ हार्मोन के लिए जीन इंट्रोड्यूस करवाया गया, तो उन्होंने देखा कि जो नॉर्मल माइस था वो इतना सा था, और जिसके अंदर ग्रोथ हार्मोन इंट्रोड्यूस करवाया वो काफी बड़ा है। तो फिर ये देखा गया कि चलो ठीक है काफी बड़ा है, तो ये अपनी लाइफ स्पैन में इसको आगे चल के क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कि क्या जैसे जैसे एजिंग होगी इसके अंदर कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये वाले में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने, लेकिन क्या इसमें कोई प्रॉब्लम होगी। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल बता देती हूँ, आप लोगों ने डॉली शीप का नाम तो सुना होगा बेटा, सबने सुना होगा, ये तो सबने सुना है ना बेटा, डॉली शीप। यस। डॉली शीप जो थी वो फर्स्ट क्लोन शीप थी, पहली क्लोन शीप थी वर्ल्ड की। ये जब इस डॉली शीप को बनाया गया, कैसे बनाया वो बाद में देखेंगे हम लोग, जब इसको शीप को डेवलप किया गया यानी डॉली शीप का बर्थ हुआ, तो उस टाइम में ये देखने के लिए कि आगे इसकी लाइफ कैसे चलती है, तो ये बहुत जल्दी बाय द एज ऑफ 4 और 5 इयर्स की एज में ही या 6 इयर्स की एज में ही इसकी डेथ हो गई, जबकि इनका लाइफ स्पैन जो रहता है वो अराउंड 18 इयर्स तक या 12-13 इयर्स तक तो मिनिमम रहता ही है, और ये 6 इयर्स की एज में ही इसमें बुढ़ापा आ गया। क्यों बुढ़ापा आ गया? जब बनाया था तब तो वो, जब शीप क्लोन पैदा होता है ना बेटा, छोटा बच्चा ही पैदा होता है। हम लोग जब छोटी क्लास में पढ़ते थे ना बेटा, छोटी क्लास क्या 10th 11th 12th की बात कर रही हूँ, मेरे लिए तो वही छोटी क्लास थी। तो एक सीरियल आया करता था, जैसे ये तुम्हारे पिक्चर्स बनती है ऐसे हमारे एक साइंटिफिक साईफाई जिसको कहते हैं, वो सीरियल आया करता था। उसमें बताया जाता था कि एक साइंटिस्ट है और उसने अपना क्लोन बना लिया है, और वो क्लोन उस साइंटिस्ट के बड़ा जितना दिखा रखा था। तो हमें लगता था कि अगर मेरा क्लोन बनेगा तो मेरे जितना ही बनेगा, तो हम लोग ये सोचते हैं काश हमारा कोई क्लोन बन जाता, तो हम लोग टीवी देखते रहते और वो स्कूल चला जाता।
या हम लोग गेम खेलते रहते और वो क्लास में पढ़ लेता। हमें लगता था कि अगर हमारा क्लोन बनेगा तो जितनी हमारी हाइट एज है उतनी ही बनेगा। नहीं बेटा, क्लोन जब बनता है तो क्लोन का मतलब हुआ कि मेरी बॉडी की सोमेटिक सेल ले ली जाएगी। मेरी बॉडी की क्या ले ली जाएगी? सोमेटिक सेल। और सोमेटिक सेल में वो ही सारे क्रोमोसोम होंगे जो मेरे अंदर है। और उस सोमेटिक सेल में का न्यूक्लियस निकाल के, उस सोमेटिक सेल का न्यूक्लियस निकाल के और एग के न्यूक्लियस को हटा के उसमें वो न्यूक्लियस डाल दिया जाएगा। अब जब जैसे ही एग के पास डिप्लॉयड न्यूक्लियस आएगा, वो उसके अंदर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होने लग जाएगा। फिर वो एम्ब्रियो बनेगा, उसको इम्प्लांट करा जाएगा मदर की बॉडी में। इम्प्लांट करने के बाद वो 9 मंथ तक पूरा उसमें डेवलपमेंट होएगा। फिर उसका बर्थ होएगा, जैसे हमारा बर्थ हुआ था। फिर जैसे जैसे हमने ग्रोथ हुई है ऐसे ऐसे उसमें ग्रोथ होएगी। यानी अगर आज की एज में मेरा क्लोन बनाया जाए तो 9-10 मंथ्स के बाद मुझे एक छोटा बेबी मिलेगा जो मेरे जैसे जीन्स का होगा। ठीक है, मेरे जितनी साइज का नहीं मिलेगा। तो जब ये डॉली शेप बनाई गई थी तो वो छोटी बेबी थी। जब वो बड़ी होने लगी तो देखा कि इसके अंदर बहुत जल्दी एजिंग आ गई, बहुत जल्दी इसमें बुढ़ापा आ गया। क्यों बुढ़ापा आ गया? एक्चुअली मदर की जो सेल ली थी तब उस मदर का एज क्या थी? 6 इयर्स। अब मदर की एज 6 ईयर थी तो उस सेल की एज भी कितनी थी? 6 इयर्स। उस न्यूक्लियस की एज में 6 ईयर। अब मदर तो 6 इयर्स के बाद 12 इयर्स की हो गई, लेकिन वो जो न्यूक्लियस था, वो जो डॉली शीप को प्रोड्यूस करने के लिए डाला था, तो डॉली शीप जो बनी थी वो भी जेनेटिकली देखा जाए तो वो तो 6 ईयर के बाद ही पैदा हुई थी। यानी 6 ईयर का तो वो न्यूक्लियस कंप्लीट हो गया था। तो जब तक डॉली शीप 6 ईयर की हुई तब तक उसकी एज क्या हो गई बेटा? 12 इयर्स। और उसके अंदर वो सारे एजिंग रिलेटेड फैक्टर डेवलप होने लगे। तो इससे ये पता चला कि भाई अगर क्लोन बनता है तो जितने एज, अगर मेरे एज के पर्सन का क्लोन बने तो मैं अभी 47 इयर्स की हूँ, तो जो बच्चा पैदा होगा वो होगा तो बच्चा, लेकिन उसके उसका जो जेनेटिक, 47 साल का। हाँ मतलब 47 इयर्स का बच्चा। तो जैसे जैसे अब मैं अगर 60 ईयर की हुई तो मेरे अंदर नेचुरली बहुत ज्यादा एजिंग आ जाएगी, मेरे घुटनों में दर्द होने लग जाएगा। तो ये सोचो कि 13 इयर्स के बाद मेरे अंदर बहुत ज्यादा बुढ़ापा, तो वो बच्चा जब 13 साल का होएगा तभी वो उसके अंदर ये कॉम्प्लिकेशंस आने लग जाएंगे, सारे कॉम्प्लिकेशंस जो मेरी बॉडी में होते हैं रिलेटेड टू एज। तो खैर ये तो क्लोनिंग का था। मैं सिर्फ एक सिंप्लीफाइड, मैम एक डाउट है। एक मिनट बेटा, सिंप्लीफाइड मैनर में बता रही हूँ कि ये जो क्लोनिंग होती है, सॉरी, तो जो सेकंड हमारा ट्रांसजेनिक एनिमल डेवलप करने का जो रीजन है वो है बेटा फॉर ऑब्टेनिंग बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। सिंपली बेटा आपको बताती हूँ कि नाउअडेज इस तरह से भी डेवलप किया जा रहा है कि जैसे इंसुलिन को कोशिश कर रहे हैं कि मस्टर्ड प्लांट से इंसुलिन ऑब्टेन कर ली जाए। अभी तक तो इकोलाई से कर रहे हैं ना। तो खैर हम यहाँ पे ट्रांसजेनिक एनिमल की बात कर रहे हैं। तो द एनिमल्स विच आर ऑब्टेन या विच आर ट्रांसजेनिक एनिमल या द एनिमल्स whose genes are modified, they can be used for getting certain biological product। यानी हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स को यूज कर सकते हैं फॉर ऑब्टेनिंग द बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। अब वो कौन कौन से बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है उनके हम एग्जांपल लेंगे बेटा। सबसे पहला एग्जांपल, वैसे तो बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ट्रांसजेनिक एनिमल, लेकिन हमारी एनसीईआरटी बुक में जो मेन दो दे रखे हैं वी हैव टू स्टडी अबाउट दैट। उसमें फर्स्ट है बेटा अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन। ओके, जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट क्या है बेटा? अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन। अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन जो प्रोडक्ट है वो हम लोग जो ऑब्टेन करते हैं, यानी ये एक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट होता है। इस प्रोडक्ट को यूज किया जाता है फॉर ट्रीटिंग और फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ
एम्फाइसीमा, ये सीमा का नाम आ गया है ना। फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एम्फाइसीमा, सीमा के अलावा, और क्या पता सीमा को भी याद है कि नहीं, किस किस को याद है कि एम्फाइसीमा क्या होता है? मैम जो इंडस्ट्रियल एरिया में डस्ट वेरी गुड वेरी गुड। हनी, स्नेह और सीमा, इन तीन को याद था बेटा। एम्फाइसीमा में क्या होता है कि अगर मैं बहुत ज्यादा स्मोक करती हूँ या मैं किसी बहुत धुआं वाले एरिया के कांटेक्ट में आती हूँ, तो मेरी लंग्स जो होती है वो एल्वियोलाई गेट हार्ड, और जब एल्वियोलाई हार्ड हो जाती है तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हो पाती, एंड दैट डिसऑर्डर इज कॉल्ड एज एम्फाइसीमा, दैट इज द हार्डनिंग ऑफ द एल्वियोलाई, और दैट लीड्स टू द डेथ ऑफ द पर्सन। तो एम्फाइसीमा अगर किसी के लंग्स में हो जाता है, यानी उसकी एल्वियोलाई हार्ड हो जाती है, तो उसको ट्रीटमेंट के लिए या उसको ट्रीट करने के लिए वी यूज अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। और ये अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन हम लोग ये जीन इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं बेटा, और जीन इंट्रोड्यूस करवा के वी कैन ऑब्टेन दिस बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। दूसरा बायोलॉजिकल प्रोडक्ट जो हमारी बुक में दे रखा है, दैट इज कॉल्ड एज द अल्फा लैक्टल्ब्यूमिन। ये दोनों क्वेश्चन में से बेटा मोस्टली एक क्वेश्चन आ ही जाता है, ठीक है, चाहे तो वो अल्फा 1 अल्फा लैक्टल्ब्यूमिन की बात आ जाए या फिर अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की बात आ जाए, दोनों में से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव में भी पूछ सकते हैं। अल्फा लैक्टल्ब्यूमिन क्या है बेटा? अल्फा लैक्टल्ब्यूमिन एक्चुअली एक प्रोटीन है जो ह्यूमन मिल्क में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अल्फा लैक्टल्ब्यूमिन एक प्रोटीन है जो ह्यूमन मिल्क में प्रेजेंट होता है, हमारी बॉडी में जो मदर मिल्क होता है उसके अंदर, और वो प्रोटीन नेसेसरी होता है फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बेबी। बेबी का पूरा डेवलपमेंट होने के लिए वो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर सपोज बहुत सारी मदर ऐसी होती हैं, दोज हु आर नॉट एबल टू फीड देयर यंग वन, अपने बच्चों को वो अपना मिल्क नहीं फीड करवा पाती, तो उस केस में बच्चे को सब्स्टिट्यूट डाइट दी जाती है। तो बेटा हम लोग इंडियंस क्या करते हैं कि अगर मदर मिल्क सफिशिएंट नहीं हो रहा बच्चे के लिए, तो यूजुअली हम लोग काउ मिल्क देते हैं उस बच्चे को, क्योंकि ये माना जाता है कि काउ मिल्क जो होता है वो मदर मिल्क के ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट रहता है। काउ मिल्क में और पानी मिला दिया जाता है जिससे कि वो थोड़ा सा हल्का हो जाए। बफेलो मिल्क तो बहुत हैवी टू डाइजेस्ट हो जाता है, डाइजेस्ट ही नहीं हो पाएगा बच्चे के। तो अब ये डेवलप किया गया कि काउ के अंदर वो जीन इंट्रोड्यूस कर दिया गया, द जीन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अल्फा लैक्टल्ब्यूमिन। तो जब उसके अंदर ये जीन इंट्रोड्यूस कर दिया, तो अब वो जो काउ, जो ट्रांसजेनिक काउ है, वो जब मिल्क प्रोड्यूस करेगी तो उस मिल्क में भी क्या प्रेजेंट होएगा बेटा? अल्फा लैक्टल्ब्यूमिन प्रेजेंट होगा। तो जो सबसे फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ डेवलप की थी फॉर अल्फा लैक्टल्ब्यूमिन, वो थी बेटा रोजी काउ। कौन सी काउ थी बच्चे? रोजी काउ थी, जो सबसे फर्स्ट डेवलप की गई थी 1997। मैं ये नहीं कह रही कि इट इज शी और इट इज द फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल, नहीं। अल्फा लैक्टल्ब्यूमिन के लिए सबसे फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ 1997 में रोजी काउ डेवलप की गई थी, जिसके मिल्क में ह्यूमन बीइंग के जैसा का जैसा अल्फा लैक्टल्ब्यूमिन प्रेजेंट था, और कितना अमाउंट में था? 2.4 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ मिल्क। तो बेटा इस काउ का अगर मिल्क यूज किया जाए फॉर द यंग वंस, इन्फेंट के लिए, टू फीड देम, तो वो बिल्कुल मदर मिल्क के जैसा ही रहेगा। तो इस वजह से ये यूजुअली ट्रांसजेनिक एनिमल्स का काम होता है। अब नाउअडेज many transgenic animals are developed to produce the biological product to treat some more diseases, जैसे cystic fibrosis। cystic fibrosis को ट्रीट करने के लिए भी वो कर रहे हैं बेटा। cystic fibrosis जो होता है वो एक तरह से फाइब्रॉइड्स डेवलप हो जाते हैं। ओके, तो जब फाइब्रॉइड्स डेवलप हो जाते हैं
तो वहां पे हार्डनिंग हो जाता है। या फिनाइल कीटोन्यूरिया, या फिनाइल कीटोन्यूरिया आप लोगों को पता है ना, फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम नहीं बनता। तो अगर इस तरह से ट्रांसजेनिक प्रोडक्ट मिल जाए तो वो हम लोग बना सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज टू ऑब्टेन द बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। ये आपको 2 टॉपिक को पढ़ना है बेटा ट्रांसजेनिक एनिमल का। फर्स्ट टॉपिक आपको पढ़ना